Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to teach you about the technological and institutional reforms. टेक्नोलॉजिकल का मतलब होता है प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था होता है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो जाएगा संस्थागत। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में हजारों वर्षों से कृषि का कार्य चल रहा है। लगभग हमारे देश के कुल पॉपुलेशन के 60% पॉपुलेशन अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। लेकिन हम निरंतर पुरानी विधियों, पुरानी तकनीक, पुरानी व्यवस्था के साथ आज भी हम कृषि में लगे हुए हैं, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की गति होनी चाहिए, जो कृषि के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, वर्तमान समय में तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। जिन पुरानी पद्धतियों, जिन पुरानी व्यवस्थाओं, जिन पुरानी तकनीक से हम खेती किया करते थे, आज निश्चित रूप से हम एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित ही बदलाव आया है। जैसे पहले हम बैलों से जुताई करते थे, प्लाविंग करते थे, अब कई प्रकार के हल हैं जिनके ट्रैक्टर के साथ मिलके खेत की जुताई होती है। अब हमारे पास केवल बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, केवल गोबर के खाद हम नहीं डालते, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। अनेक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बुआई से लेकर कटाई तक, छिड़काव तक अनेक प्रकार की मशीनों का हम प्रयोग कर रहे हैं। पहले हम सिंचाई के लिए टोटल मानसून पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज हम नहरों के पानी से भी सिंचाई करते हैं। ट्यूबवेल की भी व्यवस्था है। यदि बारिश ना हो, नहर में पानी ना हो, फिर भी उस स्थिति में हम रहते हैं कि ट्यूबवेल से भी पानी चला के हम सिंचाई कर सकें। लेकिन पहले क्या था, हम पूर्ण रूप से केवल मानसून पर निर्भर थे। इरिगेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए हम केवल नेचुरल फर्टिलिटी पे हम निर्भर थे। लेकिन आज हम अनेक तरह के खाद का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे जो कृषि के क्षेत्र में टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उनकी आवश्यकता है, धीरे धीरे हम कर भी रहे हैं। इसके साथ जैसे कि हमको ये भी देखने को मिलता है कि दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़मीन को हम बढ़ा नहीं सकते। ज़मीन जितनी है आज उतनी ही कल भी रहेगी। अंतर बस ये होता है कि जो बेकार पड़ी ज़मीनें हैं उनको हम खेती योग्य बना सकते हैं, वो दायरा हम बढ़ा सकते हैं। हमें, आपको जैसा कि मालूम होगा कि पहले जमींदारी प्रथा चलती थी,
इसी चीज़ को देखते हुए ज़मीन कुछ सीमित लोगों के पास था, बहुत से लोगों के पास ज़मीनें नहीं थीं। तो कृषि के क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए यानी चूँकि 60% आबादी हमारी इस पर निर्भर है, तो उनको कैसे हम प्रभावी ढंग से उनको उनके पैरों पे हम खड़ा कर सके, इसके लिए जो जमींदारी प्रथा थी उसको एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। तो वो एक सुधार के क्रम में था, एक सुधार की वो प्रक्रिया थी। लैंड रिफॉर्म के तहत वो कार्य किया गया था। और ये भी जानते हैं कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का अधिकार, जो आज हमारे पास है वही कल हमारे बच्चों के पास होगा। वो हम एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता जाता है। लेकिन फ्रैगमेंटेशन, लैंड के फ्रैगमेंटेशन के चलते, लैंड के टुकड़े टुकड़े में बंटने के कारण जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या बढ़ती जाती है, जमीन का बंटवारा होता जाता है। अब तो वहां हमको एकत्रीकरण करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा हम करें कि जमीनों को एकत्रीकरण करें, एक साथ मिला के, ताकि उसका कुछ हम लाभ ले सकें। इस तरह के समय समय पे लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। और जो पहला हमारा फर्स्ट 5 ईयर का प्लान था, उसका मेन फोकस लैंड रिफॉर्म्स पे ही था। समय समय पे आपने देखा होगा कि सरकारों ने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय कृषि के क्षेत्र में अनेकों उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपने नाम सुना होगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम आपने सुना होगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि में के क्षेत्र में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति हुआ था, जिसका लाभ बहुत से किसानों ने लिया। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में पैदावार बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ा। और आप जानते हैं कि हर क्षेत्र, जब जीडीपी तैयार की जाती है तो हर क्षेत्र को उसमें जोड़ा जाता है, तो कृषि का भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। उन्नीस 1980 और 90 के दशक में भी बहुत से लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे और उसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों शामिल थे। 1980 और 90 के दशक में जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे, उसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों ही इंक्लूड थे। कई से प्रोविज़न भी बनाए गए क्रॉप इंश्योरेंस को लेके। आप जानते हैं जिस तरह हमारे गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, हम खुद अपना इंश्योरेंस कराते हैं, जानवरों का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह सरकार ने प्रोविज़न निकाला क्रॉप इंश्योरेंस। फसलों का भी इंश्योरेंस होता था। किसके लिए? ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज। यदि हमारी फसल नष्ट हो जाती है किसी भी कारण, सूखे की वजह से हो जाए, बाढ़ के वजह से हो जाए, आग की वजह से हो जाए, या फसलों में बीमारियां चलती हैं उसके वजह से हमारा फसल बर्बाद हो जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी लाया और उसमें क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविज़न रखा गया। ग्रामीण बैंक्स
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और अन्य बैंक को का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये इस्टेब्लिशमेंट जो ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हुआ, इसका एक ही मकसद था कि किसानों को जो हम लोन देते हैं वो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए, ताकि किसान को खेती के समय पैसे की अभाव भी न हो, उनकी सारी समस्याएं दूर हो सकें, और यदि कम इंटरेस्ट पे यदि हम लोन किसानों को देते हैं तो उसको भी वो आसानी से भर सकते हैं। क्योंकि यदि हम साहूकारों से किसान और दूसरे लोगों से, यदि बड़े कृषकों से, बड़े फार्मर्स से यदि लोन लेते हैं तो क्या मिलता होता है, उनको हाई रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उस स्थिति में यदि कभी उनकी फसल बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, तब भी उनको वो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, जिसके वजह से वे गरीबी के दलदल में दिन प्रतिदिन और धंसते चले जाते हैं। तो इस चीज़ को, किसानों को इन साहूकारों से, इस तरह के तत्वों से बचाने के लिए, ताकि किसान अपने पैर पर हर स्थिति में खड़ा रहे, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया, ताकि कम दर पे इनको लोन दिया जा सके, और साथ ही साथ ये अपने क्रॉप का इंश्योरेंस भी करें। यदि सूखे से, बाढ़ से, बीमारी से या आग से फसल बर्बाद भी हो जाता है तो कम से कम उसको उनका पैसा मिल सके, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है डामाडोल न हो। तो कृषि के क्षेत्र में हर एंगल से रिफॉर्म्स प्रोग्राम लाए गए, लैंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स, और कृषि को मजबूत बनाना, कृषि के क्षेत्र को बल देना, और इससे जुड़े हुए किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए समय समय से ये जो रिफॉर्म्स प्रोग्राम है ये चलते रहे हैं। इसी में एक और पॉइंट आता है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। एक आता है पेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS। ये सब ऐसे स्कीम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, केवल किसानों के फायदे के लिए। इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स किसानों के लिए इंट्रोड्यूस्ड किए गए, रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से किसानों को खेती के बारे में, मौसम के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में से संबंधित हर चीज़ को जानकारी देने के लिए वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि लोग मौसम के बारे में पहले से जानकारी रख सकें, मौसम का क्या हाल है, ताकि मौसम के हिसाब से किसान अपने काम को कर सकें। उसके बाद सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी अनाउंस किया, घोषणा किया, ताकि किसानों को अपने फसल का सही दाम मिल सके। इसका कारण यह है कि यदि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस का घोषणा नहीं करती है तो ये जो बिचौलिए होते हैं, ये जो छोटे छोटे
जो फसल धान गेहूँ खरीदने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, किसान से कम पैसे पे खरीदते हैं और क्रय केंद्र पे सेम वही लोग क्रय केंद्र पे ले जाके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उस पे वो बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, किसानों का नुकसान होता है। इसलिए जगह जगह क्रय केंद्र खोले गए ताकि किसान अपने अनाज को क्रय केंद्र पे ले जाएं और गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें मिल सके, जिससे कि उनके जीवन में भी और साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी सुधार हो सके। तो ये था टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये सारे जो हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम या क्रॉप इंश्योरेंस, कम पैसे पे लोन देना, वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब के सब कृषि के क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहे जाते हैं। और बाकी जो हैं टेक्नोलॉजिकल, जैसे सिंचाई के क्षेत्र में हो, बुआई के क्षेत्र में हो, कटाई के क्षेत्र में हो, इसको टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कहा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नया टॉपिक भूदान, ग्रामदान के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।